नेपाल की वो घटना जिससे पूरा नेपाल और उसके साथ साथ भारत भी दहल गया था। आज की कहानी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से है। नेपाल के इतिहास का वो किस्सा जिसने वहाँ के लोगों को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। कहा जाता है कि नेपाल के राजशाही परिवार के कत्ल के किस्से को छोड़कर अब तक हत्या की ऐसी खतरनाक कहानी कभी सामने नहीं आई। आखिर ये पूरी घटना क्या थी, कब, कैसे और किसने इस घटना को अंजाम दिया, जानेंगे विस्तार से पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची जुर्म की कहानी आपको मिलती रहे। ये किस्सा आज से करीब 14 साल पुराना है। अगर नेपाल के राजशाही खानदान के कत्ल के किस्से को अलग कर दिया जाए तो ये किस्सा नेपाल के इतिहास की सबसे खूनी कहानी भी कहलाती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसको लेकर पूरे नेपाल में ज़बरदस्त गुस्सा भी देखने को मिला था। हालात ऐसे बन गए थे कि जिन आरोपियों का नाम इस कत्ल से जुड़ा हुआ था उनकी जान को खतरा महसूस हो गया और पुलिस के लिए उनकी हिफाजत करना मुश्किल होता जा रहा था। असल में लोग आरोपियों को लेकर इस कदर गुस्से में थे कि वो हाथों हाथ इंसाफ पाना चाहते थे। ऐसे में नेपाल की सरकार और पुलिस को इस खूनी किस्से का सच जल्द से जल्द लोगों के सामने लाने के लिए मजबूर कर दिया। नेपाल के काठमांडू में एक किराए के घर में श्रेष्ठा परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के साथ उनकी एक बेटी ख्याति श्रीवास्तव भी थी, जो हाई स्कूल में पढ़ रही थी। ख्याति पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थी। इसी बीच वो जिस किराए के मकान में रह रहे थे उसके मालिक ने उस घर को बेच दिया। फिर श्रेष्ठा परिवार बिरथनगर में किराए के मकान में रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद ख्याति हाई स्कूल अच्छे नंबरों से पास करने के बाद कॉलेज में पहुंची। अपनी सयानी बेटी की आगे की पढ़ाई की खातिर ख्याति के माता पिता बिरथनगर से काठमांडू चले गए और वहां एक किराए के मकान में रहने लगे। और ख्याति का दाखिला काठमांडू के सबसे अच्छे कॉलेज जुबिलियंट कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में करवा दिया। इसी बीच 5 जून 2009 को ख्याति के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें महिलाओं की पत्रिका की तरफ से उसे लकी ड्रॉ में इनाम मिलने की सूचना दी गई थी। उस मैसेज के मुताबिक इनाम के तौर पर उसे 20,000 नेपाली रुपये के अलावा नेपाल के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पोखरा जाने का टिकट देने की बात लिखी गई थी। ये वो ज़माना था जब लोग ऐसे मैसेजों पर यकीन कर लेते थे। अगर आज का ज़माना होता तो शायद कोई यकीन न करता। फिर कुछ देर बाद श्रेष्ठा के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है जिसमें दूसरी तरफ एक लड़की थी जो कहती है कि आप अपना इनाम की रकम और पोखरा का टिकट लेने के लिए दोपहर 1 बजे के आसपास बताए गए पते पर आ जाइए, और साथ में ये भी कहती है कि इस सब में थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए टाइम लेकर आएं। ख्याति खुशी खुशी अपने माता पिता को इसकी खबर देती है। ये बात सुनने के बाद ख्याति के माता पिता भी खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में थोड़ा डर भी होता है। लेकिन महिलाओं की पत्रिका की तरफ से ये इनाम था तो वो थोड़ा आश्वस्त हो जाते हैं। फिर ख्याति अपने घर के नौकर राम के साथ बताए गए पते और वक्त पर पहुंच जाती है और अपने नौकर राम को वापस घर भेज देती है। उस पते पर पहुंचने के बाद ख्याति की मुलाकात एक लड़की से होती है जो खुद को मैगजीन का प्रतिनिधि बताती है। इनाम पाने के लिए कुछ जरूरी औपचारिकता पूरी करने के लिए ख्याति को लेकर पास के एक अपार्टमेंट में जाती है। अपार्टमेंट में पहुंचने पर ख्याति को वहां एक शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया जो कि आगे की औपचारिकता पूरी करने वाला था। थोड़ी बातचीत के बाद उस शख्स ने ख्याति को कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया। कोल्ड ड्रिंक पीते ही ख्याति बेहोश हो गई। उधर वक्त गुजरता गया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन ख्याति घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता परेशान होने लगे। अपनी बेटी की तलाश में ख्याति के दोस्तों को फ़ोन कर ख्याति के बारे में पूछने लगे, लेकिन हर तरफ से उन्हें ना सुनने को मिला। तभी शाम के वक्त ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आया। उस मैसेज को पढ़कर ख्याति के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैसेज में लिखा था कि ख्याति को किडनैप कर लिया गया है और उसके बदले फिरौती के तौर पर 10 लाख नेपाली रुपयों की मांग की गई है। मैसेज का अगला हिस्सा पढ़ने के बाद ख्याति के पिता बुरी तरह बेचैन हो गए। उसमें लिखा था कि अगर इस बारे में किसी को खबर दी तो ख्याति जिंदा नहीं बचेगी। अपनी इकलौती बेटी के इस तरह किडनैप किए जाने की सूचना मिलने के बाद घबराए हुए ख्याति के पिता अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। पति पत्नी इसी उआपोह में थे कि अगर उन्होंने कहीं इस बारे में पुलिस को बताया तो किडनैपर्स उनकी बेटी को मार न डालें, क्योंकि किडनैपिंग और मर्डर के ऐसे अनगिनत किस्से उन्होंने देख और सुन रखे थे। लिहाजा पति पत्नी तय करते हैं कि वो पुलिस को इस किडनैपिंग के बारे में नहीं बताएंगे और 10 लाख रुपए का इंतजाम करने में जुट जाते हैं, क्योंकि मैसेज में लिखा हुआ था
कि पैसों का इंतजाम होने के बाद वो लोग उन्हें आगे का रास्ता बताएंगे। अगले रोज सुबह ख्याति के पिता को एक और मैसेज मिला। उस मैसेज के मुताबिक ख्याति के माता पिता को पैसों के साथ बुटावल पहुंचने को निर्देश दिया गया। जैसे ही ख्याति के घर वाले काठमांडू से बुटावल पहुंचते हैं, उन्हें फिर एक मैसेज मिलता है जिसमें बताया जाता है कि बुटावल की जगह चितवन पहुँचें। अब ये बुटावल से 172 किलोमीटर दूर चितवन पहुँचते हैं। जैसे ही ये लोग चितवन पहुँचते हैं तो वहाँ फिर उन्हें एक मैसेज मिलता है जिसमें कहा गया कि ख्याति के पिता नहीं बल्कि उसकी माँ पैसे लेकर सुनौली पहुँचे। फिर ख्याति की माँ और उनका नौकर 347 किलोमीटर की दूरी तय कर सुनौली पहुँचते हैं। सुनौली पहुँचने के बाद ख्याति की माँ को फिर मैसेज मिलता है कि आप दार्जिलिंग पहुँचिए। ये लोग नेपाल का बॉर्डर पार कर भारत के दार्जिलिंग पहुँचते हैं। दार्जिलिंग पहुँचने के बाद उन्हें फिर एक मैसेज मिलता है जिसके मुताबिक उन्हें काकरभिट्टा पहुँचने को कहा जाता है। ये दोनों पैसों के साथ काकरभिट्टा पहुँच जाते हैं। काकरभिट्टा पहुँचते ही उन्हें एक होटल का पता दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको कोई आदमी मिलेगा। ख्याति की माँ दिए गए होटल के पते पर पहुँचती हैं। तभी उनको एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि पैसों के साथ नौकर राम को होटल के एक खास हिस्से में भेजो, और साथ में ये भी लिखा गया था कि नौकर राम के अलावा किसी और को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर राम पैसे लेकर होटल के उस हिस्से में पहुंचता है जहां उसे जाने को कहा गया था। वहां राम को एक शख्स मिलता है और वो राम से पैसे ले लेता है। राम पैसे देकर लौट आता है। अब ख्याति की माँ को उम्मीद था कि शायद उनकी बेटी सही सलामत लौट आए। यही सोचते सोचते ख्याति की माँ और उनका नौकर राम वापस काठमांडू लौट आते हैं। अब उनके पास सिवाय इंतजार के कुछ भी नहीं बचा था। पूरा दिन निकल जाता है। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन बेटी वापस नहीं आती और न ही आने की कोई खबर आती है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस नंबर से अभी तक मैसेज आ रहे थे, पैसे मिलने के बाद उस नंबर से मैसेज आने भी बंद हो गए। और बाद में ख्याति के पिता ने बहुत बार कॉल किया, लेकिन वह नंबर हर बार बंद ही आया। बुरे ख्यालों में डूबे ख्याति के माता पिता दोनों परेशान हो गए, लेकिन उन दोनों को इस बात का भी डर सता रहा था कि अगर गलती से भी पुलिस को बता दिया गया तो कहीं उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन जब इंतजार लंबा हो गया और उनके बर्दाश्त की हद हो गई तो मजबूरन माता पिता दोनों पुलिस के पास पहुंचे और अपनी बेटी के अगवा किए जाने की रिपोर्ट लिखवाई, साथ ही पूरी आपबीती भी सुनाई। पुलिस ने सारी बात सुनने के बाद उनसे एक बार पूछा कि इस पूरी कहानी में आपको कोई अटपटी बात लगी हो तो हमें बताइए। फिर ख्याति की माँ ने बताया कि काकरभिट्टा के होटल पहुंचने के बाद मैंने बीरेन प्रधान को देखा था। तो पुलिस ने कहा कि इसमें क्या अजीब है और ये बीरेन प्रधान कौन है। तो ख्याति की माँ ने बताया कि बीरेन प्रधान के घर में वो कभी किराए से रहते थे और बीरेन प्रधान पेशे से साइंस टीचर है जो ख्याति को ट्यूशन भी देता था। फिर पुलिस ने नौकर राम से पूछताछ किया तो उसने भी बताया कि मुझसे काकरभिट्टा के होटल में बीरेन प्रधान ने ही फिरौती के 10 लाख रुपए लिए थे। तब पुलिस शक के आधार पर बीरेन प्रधान के बारे में पता लगाना शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि वो घर पर नहीं है। इस बीच पुलिस की पूरी टीम ने बीरेन प्रधान की सारी कुंडली खंगाल डाली। दिन गुजरते जा रहे थे। ख्याति के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और पुलिस की भागदौड़ भी खाली जाती दिखाई दे रही थी। इसी बीच पुलिस को अलग अलग इलाकों से इंसानी जिस्म के टुकड़े मिलने की खबर आने लगी। हैरानी की बात ये थी कि ये इंसानी लाश के टुकड़े काठमांडू से दूर दूर जंगली और वीरान इलाकों में ही मिल रहे थे। कहीं हाथ के 2 टुकड़े मिलते तो कहीं पैर के 3 टुकड़े मिलते। पुलिस इन टुकड़ों को समेटती रही। ख्याति को लापता हुए 15 दिन गुजर जाते हैं। इसी बीच पुलिस को कुछ राहगीरों ने एक इंसानी सिर के मिलने की सूचना दी जो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उससे इंसान की पहचान करना नामुमकिन था। पुलिस उस सिर को भी दूसरे इंसानी लाश के टुकड़ों की तरह उठाकर रख लेती है। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से बीरेन प्रधान का पता चल जाता है और पुलिस दबिश डालकर उसको दबोच लेती है। पुलिस की पकड़ में आने के बाद बीरेन प्रधान को पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ता है। बीरेन पुलिस के ज़्यादातर सवालों के जवाब तो दे देता है, लेकिन वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पाता कि आखिर वो उस होटल में क्यों गया और वहां क्या कर रहा था। फिर इस केस को नेपाल पुलिस के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। फिर जब सख्ती से बीरेन प्रधान से पूछताछ किया जाता है तो बीरेन प्रधान टूट जाता है और फिर वो कहानी सामने आती है जिसने पूरे नेपाल को ही दहला कर रख दिया था।
असल में बीरेन प्रधान का जन्म 1967 में भारत के दार्जिलिंग में हुआ था। बीरेन प्रधान पैसे वाले परिवार से ताल्लुक रखता था। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद वो नेपाल के काठमांडू में शिफ्ट कर गया और वहीं एक स्कूल में साइंस का टीचर बन गया। फिर कुछ दिन बाद उसने काठमांडू में ही एक मकान बनवाकर उसमें किराएदार भी रख लिए। उसी मकान में श्रेष्ठा परिवार ख्याति के साथ किराए पर रहता था, लिहाजा उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। इसी बीच बीरेन प्रधान को जुए की लत लग गई। वो काठमांडू के कसिनो में खूब जुआ खेलता और हार जाता। वो इतनी रकम हार गया कि उस पर अच्छा खासा कर्ज हो गया। उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ही बीरेन प्रधान ने काठमांडू का अपना घर भी बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगा। फिर भी उसका कर्ज नहीं उतरा। तब उसने एक मोटी रकम उगाह करने के लिए एक जुर्म करने का इरादा किया। फिर 5 जून 2009 से कुछ रोज पहले ही बीरेन को ये पता लगा कि ख्याति के माता पिता ख्याति को लेकर काठमांडू आ गए हैं और वहाँ किराए के मकान में रह रहे हैं। लिहाजा बीरेन उनसे मिलने के लिए ख्याति के घर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद बीरेन को पता लगा कि ख्याति के माता पिता ने अपनी बच्ची को आगे पढ़ाने के लिए विदेश भेजने का इरादा कर लिया था और इसके लिए उन लोगों ने अपनी कुछ जायदाद भी बेची थी। बीरेन प्रधान को जब ये पता चला कि ख्याति के माता पिता के पास अच्छी खासी रकम मौजूद है तो उसके दिमाग में एक साजिश की बुनियाद पड़ी और तब उसने फिरौती के लिए ख्याति को किडनैप करने का प्लान बनाया। बीरेन की इस साजिश में एक 18-19 साल की स्टूडेंट मैरीना साक्या भी शामिल थी, जो बीरेन के ही स्कूल में पढ़ती थी। पैसों का लालच देकर बीरेन ने उस लड़की को अपनी साजिश में शामिल कर लिया। मैरीना ने ही 5 जून 2009 को ख्याति को फोन करके उसे इनाम जीतने की खबर दी थी और उसे फोन करके अपने पास बुलाया था और ख्याति के वहां पहुंचने के बाद उसे लेकर बीरेन के पास गई थी। मैरीना इस साजिश में यही तक शामिल थी। इस मामले का सबसे हैरतअंगेज पहलू यही था कि ख्याति के बेहोश होने के महज 1 घंटे के भीतर ही बीरेन ने उसका गला दबाकर हत्या कर दिया था और हत्या के करीब 4 से 5 घंटों के बाद उसने ख्याति की लाश को टुकड़ों में तब्दील कर दिया था और उसके बाद उसने फिरौती का पहला मैसेज किया था और इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है। इस कत्ल के खुलासे के बाद नेपाल के छात्र और छात्राओं में जबरदस्त गुस्सा था। वो बीरेन प्रधान और मैरीना साक्या को हाथों हाथ मारकर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। उधर अदालत ने भी इस मामले में बहुत तेजी दिखाई और 1 साल के भीतर ही ख्याति को अगवा करने और उसका कत्ल करने के इल्जाम में बीरेन प्रधान को 39 साल की सजा सुनाई, जबकि मैरीना साक्या को इस साजिश में सहयोग करने के लिए 20 साल की सजा सुनाई। तो इस तरह से कानून ने गुनाहगारों को सजा दी। दोस्तों, इस पूरे मामले में अदालत के फैसले पर आपकी क्या राय है और इस पूरी कहानी से आपको क्या सीख मिलता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। तो हम आपसे मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।